जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं बिट्टू कुमार, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस पेपर जितने भी इंग्लिश वाले हैं सोल्यूशन करवाने का शिफ्ट वाइज कोशिश कर रहा हूं और ये आज मेरा सेट नंबर 18 है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका फिलर दिया। क्वेश्चन जो है इनको हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन सी डैश एंड ऑफ स्पिन डिलीवरी। तो दोस्तों देखेंगे इस सेंटेंस का जो पहला पार्ट है वो आपका दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ये कंडीशनल है और ये जीरो कंडीशन है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो चीज़, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन सी गेट्स एन ऑफ स्पिन डिलीवरी, यानी जब मीनाक्षी क्रिकेट खेलती है और कोई ऑफ स्पिन बॉल कराता है तो उसे स्वीप कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है और एंटोनिम बताना है इनकरेज वर्ड का, जो कि अंडरलाइन किया हुआ है। पूरा सेंटेंस है, हर मदर ऑलवेज इनकरेज द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज। उसकी जो माँ है हमेशा अर्ली मैरिज के लिए उसको इनकरेज करती है कि पहले शादी कर लो, ठीक है। और चलिए इनकरेज का आपको एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज। ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेज का एंटो होता है डिस्करेज। मोटिवेट का मतलब होता है इनकरेज करना, सपोर्ट मतलब समर्थन करना, चीयर्ड का मतलब भी इनडायरेक्टली इनकरेज होता है। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिनोनिम बताना है और वर्ड है अपैथी। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म, कंसर्न, मतलब उदासीन, इनडिफरेंट। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनडिफरेंस, उदासीनता, मतलब किसी विषय वस्तु को लेकर के कोई रुचि न दिखाना, उसे अपैथी बोलते हैं, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इम्पैथी, इम्पैथी या सिंपैथी, दोनों का मतलब होता है सहानुभूति। तो इम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क इतना है, देखिए इम्पैथी यानी जब आप किसी को प्रति सहानुभूति रखते हैं, यानी वो जिस दुख दर्द से गुजर रहा होता है आपने उस चीज़ को फील किया हुआ है, ठीक है, तो उसके प्रति आपकी एक सहानुभूति है, एक फीलिंग है। और एक सिंपैथी यानी किसी को आप देखकर, किसी बूढ़े बुजुर्ग को देखकर या किसी असहाय व्यक्ति को देखकर उसके प्रति जो आपके मन में दया आती है तो आप उसे सिंपैथी बोलते हैं, सहानुभूति बोलते हैं। पर ये जरूरी नहीं कि आप एम्पैथी और सिंपैथी में ये फ़र्क है कि अगर आप उस चीज़ से गुजरे हैं तो आपके प्रति, आप उस पर्सन के प्रति एम्पैथी रखते हैं, ठीक है, और आप उस चीज़ से गुजरे नहीं हैं पर फिर भी उसके प्रति आपके मन में दया है तो वो सिंपैथी है, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। अवर्सन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, नापसंद। जब आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हो उसे अवर्सन बोलते हैं, घृणा। हॉस्टिलिटी यानी अनफ्रेंडलीनेस, दुश्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसमें इडियम का मीनिंग बताना है। टू फेस द म्यूजिक, यानी अपने गलत काम का बैड कंसिक्वेंसेज भुगतना। तो बियर द निगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शन। ऑप्शन नंबर डी, यानी बुरा परिणाम भुगतना होता है। अगर आपने कुछ गलत काम किया है तो उसका जो रिजल्ट है बुरा होगा और वो उससे आप भुगतना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं टू फेस द म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें आपको सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये आपका जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी पैसिव में दिया गया है और इसे आपको एक्टिव में बनाना है। देखिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि एक्टिव और पैसिव में क्या करेंगे, मेन फोकस आपका हेल्पिंग वर्ब के होना चाहिए। उससे क्या करेंगे, आप 4 ऑप्शन में इजीली छांट पाएंगे कि कौन सा जो ऑप्शन सही है। देखिए बिल्डिंग वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। यहाँ पे आप देखेंगे वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें कि कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप देखिए ऑप्शन सी और डी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, इस दोनों प्रेजेंट है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में पास्ट परफेक्ट है, हैड बीन, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समझ लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्कर वर कंस्ट्रक्शन द न्यू बिल्डिंग।
आप सबको पता है पैसिव वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो बीइंग कंस्ट्रक्टेड द कंस्ट्रक्शन बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है आपका ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। आपका 6 क्वेश्चन में रैपिड का यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज, तो ऑप्शन नंबर डी स्पीडी। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। लेजिटिमेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वैलिड बनाना, वैलिडेट करना, कानूनी रूप से उसको सही साबित करना। आर्टिस्टिक, तो ये आर्ट से संबंधित है, रिलेटेड टू आर्ट, कला से संबंधित। ठीक है, इसको आप लॉफुल भी बोल सकते हैं, कानून कोई चीज़ सही होना, लेजिटिमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें आपको PQRS बताना है। क्या करेंगे कि सारे सेंटेंस को बारी बारी से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा पहले आएगा और कौन लास्ट में। ही यूज्ड टू कमिट 1 थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज। द स्टोलन मनी लास्टेड फॉर द ईयर। अच्छा, तो यहाँ पे चोरी की बात हो रही है, किसी चोर के बारे में बताया जा रहा है कि कोई चोर है जो आमतौर पर साल में एक बार चोरी करता है और जो चुराए हुए पैसे होते हैं उसके वो 1 साल का उससे खर्चा चल जाता है। ही चूज द हाउस ए सॉटवर ग्रेंज टू कमिट हिज नेक्स्ट burglary. ही स्टडी द डिजाइन ऑफ द हाउस केयरफुली फॉर ए फोर्टनाइट। उसका जो अगला टारगेट उसने चूज किया है वो स्टोवर गैरेज रोड पर है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है बर्गलरी। बर्गलरी का मतलब होता है डकैती करना, किसी के घर में घुसकर चोरी करना। ही स्टडी द डिजाइन ऑफ द हाउस केयरफुली फॉर ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन का जो टाइम होता है। एक पक्ष जो होता है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, है ना, 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। तो कह रहा है कि 15 दिन उस घर के डिजाइन को पढ़ने और समझने में उसको लगा। फिर ही फाउंड दैट द फैमिली हैड गॉन टू लंदन एंड द सर्वेंट्स टू द मूवी। ही ब्रोक इनटू द हाउस वन आफ्टरनून। तो उसने पाया कि जो घर में जो फैमिली रहती है वो लंदन गई हुई है और जो चोर हैं, जो नौकर हैं वो मूवी देखने गए हैं। तो वो घर में घुस जाता है दोपहर में। He hoped to get 15,000 pounds worth of jewel from the safe. उसने उम्मीद किया, उसको अनुभव हुआ, ऐसा अनुमान लगाया कि जो लॉकर है उसमें 15,000 पाउंड के गहने जो है वो मिल जाएंगे। तो आप देखेंगे कि पहला जो है वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि चोर क्या करता है। ये जो पर्सन है वो क्या करता है, साल में एक चोरी करता है और पूरा साल उसका पैसा खाता है। तो ऑप्शन ए आपका स्टार्टिंग हो जाएगा और देखेंगे कि ऑप्शन ए में ABCD यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है सही सीक्वेंस में लिखा है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आप ये भी देखें कि बी के बाद सी आएगा, क्योंकि वो पहले बता रहा है कि उसने 15 दिन लगाए हैं घर के डिज़ाइन वगैरह को पढ़ने में। फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि तो उसको जब ये डिजाइन पढ़ रहा है, मतलब इस चीज़ को समझ रहा है, उसके बाद इसको पता चला कि जो घर वाले हैं वो लंदन गए हुए हैं, तो ऑप्शन बी के बाद सी आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है और ये भी PQRS है। ठीक है, तो हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। क्रोनिक इन्फेक्शन सच एज टाइफाइड, चिकन पॉक्स एंड अदर्स फॉर एग्जाम्पल आर नो लॉन्गर फियर्ड। यानी जो क्रोनिक, देखिए क्रोनिक कोई का मतलब होता है जो लंबे समय तक कोई चीज़ चलता है, कोई बीमारी हो चाहे कोई भी काम हो, उसे क्रोनिक बोलते हैं। तो क्रोनिक इन्फेक्शन सच ए टाइफाइड, चिकन पॉक्स, यानी जो पुराने समय से चला आ रहा था, जैसे कि आमतौर पर लोगों को ईजिली टाइफाइड, चिकन पॉक्स और अदर चीज़ें हो जाती थी जो कि ठीक नहीं होता था, उसका पहले इलाज नहीं मिलता था। तो अब उससे डरने की बात नहीं है, या तो हो सकता है इसका इलाज मिल गया है, आगे सेंटेंस में पता चलेगा। ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ द पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट। कह रहा है एक फैक्टर जो पॉपुलेशन में जिसके कारण काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, रैपिड राइज है ना, रिसेंट ईयर कुछ पिछले सालों में, वो क्या रहा है
ड्रॉप इन द डेथ रेट, यानी मृत्यु दर जो है कम हुई है, जिस वजह से पॉपुलेशन का जो रेट है वो तेज़ी से बढ़ा है। अब सी पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रूज द डेथ रेट हैज डिक्रीज। ये जो हमारा मेडिकल ब्रेक थ्रू है, यानी मेडिकल साइंस का आना, जिस कारण से लोगों की जो डेथ रेट है वो कम हो गई है। इन 2001 द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली 8.5 पर 1000 पीपल, यानी 2001 में भारत में जो लगभग डेथ रेट था वो 1000 पीपल पर 8.5 यानी 8.5 था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। तो आप देखेंगे कि पहला सेंटेंस जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ए फैक्टर, एक चीज़ का यहाँ पे ईजाद हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रहा है एक सब्जेक्ट का। ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ द पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट। यहाँ पे डेथ रेट के बारे में बात किया जा रहा है कि एक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई है, और फिर इसी का एक पार्ट है ऑप्शन डी कि 2001 में जो हमारा डेथ रेट था वो इतना था। ठीक है, फिर ऑप्शन सी आ जाएगा, बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रू द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज। और ये क्यों कम हुआ है? क्योंकि मेडिकल ब्रेक थ्रू मेडिकल के कारण हुआ है, और ये कह रहा है कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनका इलाज ढूंढ लिया गया है, तो इससे अब आगे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। मनीषा इज ए बिलीवर ऑफ फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य, यानी वो पर्सन जो भाग्य में विश्वास करता हो, यानी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या होने वाली हैं वो पहले से ही तय है। ऐसा पर्सन जो ये सब चीज़ें मानता है, जो चीज़ें होंगी फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है, तय है, उसे हम बोलते हैं फैटलिस्ट, भाग्यवादी जो भाग्य में विश्वास करता है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मिनिमलिस्ट। मिनिमल का मतलब होता है मिनिमम से है, मिनिमम का मतलब होता है कम, यानी वो पर्सन जिसे लाइफ स्पेंड करने के लिए, जीवन बिताने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या वो ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं करता है। ठीक है, उसे बोलते हैं मिनिमलिस्ट, यानी जो जिन चीज़ों की आवश्यकता है बस उन्हीं चीज़ों से वो काम चलाना पसंद करता है, उसे बोलते हैं मिनिमलिस्ट। अति सूक्ष्म की जो वकालत करता है। ठीक है, अगला है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, जो समाज की भलाई चाहता है, समाज के वेलफेयर के लिए जो काम करता है, उसे बोलते हैं सोशलिस्ट। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन नंबर डी है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी वो सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है, केमिकल रिएक्शन के जो रेट है उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से तेज़ी से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, और इसमें आपको पैसिव वॉइस में बनाना है इस सेंटेंस को। मैंने पिछले बार जब आपका ये एक्टिव पैसिव आया था, मैंने बताया था क्या करना होता है। पहले आपको इसमें देखना होता है कि ये किस टेंस में है और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। देखिए, तो डॉक्टर जोयसी इज स्टडिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी। तो अपने लेबोरेटरी में डॉक्टर जोयसी जो है एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जहाँ पे भी कंटिन्यूअस आता है वहाँ पे बीइंग शब्द आपका यूज होता है। और आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी और डी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बजाय ये दोनों जो है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और एक दूसरा जो है वो आपका पास्ट है। तो ये पास्ट है, ये गलत हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। अब हम बात करें केवल ए और सी की, तो केवल ए में देखेंगे कि यहाँ पे बीइंग शब्द का यूज कहीं हुआ ही नहीं है, ये कंटिन्यूअस में है ही नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग स्टडी, जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब में आईएनजी आएगा तो वहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग वर्ड आ जाएगा पैसिव में। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग स्टडी बाय डॉक्टर जोयसी इन हिज लेबोरेटरी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें आपका जो सेंटेंस दिया हुआ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है।
You can fool some of the people all the time and all the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. तो ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये बिल्कुल एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है। कह रहा है कि आप कुछ लोगों को हमेशा मूर्ख बना सकते हैं, एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और सारे लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, पर यू कैनॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, आप सभी लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है और आपका PQRS है। देखिए अभी तक 2 PQRS आ चुके थे और ये तीसरा PQRS है। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट करेंगे और PQRS आपको लगेगा कि नहीं लेंदी है, थोड़ा हार्ड है, तो आप इसको बाद में करें। इन मेरे ओपिनियन में आपको PQRS को लास्ट में करना चाहिए। अगर इंग्लिश का सेक्शन करने के टाइम पे आप बाकी सारे क्वेश्चन कर लें, पर PQRS लास्ट में करें। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि कई बार आपको समझने में टाइम लग जाता है, चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जैसे कि आप शुरू में ही करेंगे इसको, तो अगर ईजी है तो ठीक है, पर अगर लगे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो आपको बाद में करना चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर आप करेंगे ना, तो अगर आप नहीं होगा तो फिर आपको प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लास्ट में करना मेरे अकॉर्डिंग। चलिए तो हम पढ़ते हैं। There are 1.52 billion आधार कार्ड्स given to the whole population as of February 2019। कह रहा है कि फरवरी 2019 में 1.52 बिलियन आधार कार्ड्स लोगों को बांटे गए हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है ए फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना PMJDY मेक्स सर्विस लाइक बैंकिंग, रेमिटेंस एंड इंश्योरेंस एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन एट ए रीजनेबल प्राइस। करेक्ट। एक आर्थिक समायोजन प्रोग्राम जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि बैंकिंग है, रेमिटेंस है, इंश्योरेंस देता है, वो हर इंडियन सिटीजन को एट ए रीजनेबल प्राइस। एक नेक्स्ट, अंडर द एक्रोनिम जैम जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ सोशल रिवोल्यूशन। करेक्ट एक्रोनिम है जिसका नाम है जैम, JAM, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जैम का मतलब है जन धन योजना, जे स्टैंड फॉर जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ए जो है आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ए जो है आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आया है, और एम जो है वो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए आया है। तो इंडिया जो है अब सोशल सामाजिक सुधार के ओर अग्रसर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक वर्ड आया है वर्ज। वर्ज का मतलब होता है किनारा, और वर्ज का मतलब होता है अप्रोच, एक कोशिश भी होता है। तो समाज सुधार के लिए भारत में कोशिश हो रही है किस जैम एक्रोनिम के अंडर, जिसमें ये 3 सेवाएं जो है वो शामिल है। पहला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, आर्थिक समावेशन, दूसरा है आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन डी कह रहा है बेनिफिशरीज में ओपन एन अकाउंट विथ नो बैलेंस, यानी जो बेनिफिशरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, वो बिना किसी पैसे के यानी 0 रुपये का बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसमें देखना है कि सबसे पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए तो अंडर द एक्रोनिम जैम जन धन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का जो सर्विस है उसका एक कंपोनेंट है ये ऑप्शन है। देयर आर 1.5 बिलियन आधार कार्ड्स गिवन टू द होल पॉपुलेशन एज फरवरी 2019। इस मुहिम के तहत इतना लोगों को आधार कार्ड खुला है, यानी सी के बाद ए आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में सी के बाद ए है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जिसमें सी के बाद ए है। तो आप यहीं से भी आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर जन धन योजना, जिसमें लोगों को अकाउंट खोला जाता है और उसका एक कंपोनेंट है ये, उसका एक सेवा है, सर्विस है कि ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें आप बिना किसी बैलेंस के अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है, सिनोनिम बताना है और वर्ड है, सॉरी इसका तो वर्ड ही गायब हो गया भाई। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया है नोटेबल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 में आपको बताना है, 4 वर्ड दिए गए हैं जो कि अंडरलाइंड हैं और हाईलाइट होने की वजह से आपको इजीली दिख रहे होंगे। सुवनीर, अम्यूजमेंट, विजिटर्स एंड फैसिनेटिंग। इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है? तो देखिए पहला जो वर्ड है सुवनीर वो आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। यहाँ पे होता है SOU होता है, ठीक है। सुवनीर का मतलब होता है स्मारक चीज, किसी की याद में कोई चीज़ बनाया हुआ है, मान के चलिए किसी चौक पर किसी लीडर का मूर्ति जो बना है उसे आप सुवनीर बोल सकते हैं, उनकी याद में वो चीज़ बनाई हुई है, ठीक है। बाकी के सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फैसिनेटिंग का मतलब होता है मनमोहक, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव। विजिटर्स यानी दर्शक। एम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजक, एम्यूजमेंट मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें आपको इडियम का मीनिंग बताना है, स्टीर अप अ हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेस्ट का मतलब होता है ततैया, यानी जिसे हमारे भोजपुरी में या हड्डा बोलते हैं, जो काट देता है तो फूल मतलब सूज जाता है, पेन भी होता है काफ़ी। स्टीरअप ए हॉर्नेट नेस्ट, यानी एक ततैया के घोंसले को आप छेड़ोगे। स्टीरअप का मतलब है मिलाना, जैसे दूध में चीनी डालने के बाद आप चम्मच से स्टीरअप करते हैं, उसको मिलाते हैं। तो अगर आप हॉर्नेट के नेस्ट में ऐसे लकड़ी से या डंडे से ऐसे करेंगे तो क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे खुद के ट्रबल को क्रिएट करें, क्योंकि उसमें ढेर सारे हॉर्नेट होते हैं और वो फिर आपको काट लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोवोक ट्रबल, यानी आप समस्या को जन्म दे रहे हैं, उकसा रहे हैं। प्रोवोक का मतलब उकसाना, किसी को भड़काना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं और इसमें आपको एंटोनिम बताना है मेटिकुलस वर्ड का। मेटिकुलस अभी हमने पढ़ा था, मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी केयरलेस, ठीक है। एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, बिल्कुल करेक्ट। एग्जैक्ट भी होता है। प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम बिल्कुल परफेक्ट। एक्यूरेट का ये सिनोनिम हो जाएगा। एक्यूरेट और प्रिसाइज और कंसाइज, ये तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के, इन सब का मतलब होता है एग्जैक्ट। कंसाइज का मतलब ब्रीफ, ठीक है, इसका ही मतलब वो सिनोनिम ही है ब्रीफ। एक्यूरेट, प्रिसाइज, कंसाइज। नेक्स्ट का नेक्स्ट नंबर 19 है जिसमें PQRS दिया हुआ है, पैराजम्बल आपको अरेंज करना है। तो क्या करते हैं कि सारे सेंटेंस को पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वाम्स हैव wreaked havoc on crops and caused famines and mass migration। स्वाम्स जो होता है वो कीड़े मकोड़ों का झुंड होता है जिसने फसल को बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर चुके हैं। एंड कॉज्ड फेमाइंस एंड मास माइग्रेशन, जिसके कारण से भुखमरी होती है। फेमाइंस यानी भुखमरी, खाने को नहीं होना कुछ भी। एंड मास माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, जैसे कि काम की तलाश में या खाने पीने की तलाश में। जब लोग, मास का मतलब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में लोग का एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना। सिंस प्रीहिस्टोरिक टाइम लोकस्ट हैव कॉज्ड प्लेग्स, कह रहे कि ऐतिहासिक काल से ही लोकस्ट जो होता है ये टिंडे होते हैं जो प्लेग का कारण बने हुए हैं। ऑप्शन सी कह रहे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंट्रोल रिलाइंग ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फ्रॉम द ग्राउंड और द एयर, although biological control approaches are also making great strides। कह रहे कि जो हमारा जो पारंपरिक तरीका है पेस्ट इनको कंट्रोल करने का,
कीड़ों मकोड़ों को, फसल पे जो बर्बाद करते हैं कीड़े, इनको कंट्रोल करने का जो हमारी पारंपरिक तरीका है ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग करते आ रहे हैं। और हालांकि बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैविक कंट्रोल जो होता है, यानी जिसमें जैविक चीज़ों का छिड़काव होता है, यानी ये केमिकल का यूज नहीं होता है, ये भी बहुत हद तक उन्नति किया है, बहुत हद तक अच्छा प्रयास रहा है, बहुत हद तक हमने इसमें सफलता पाई है। चेंजेज इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, यानी जो हमारी खेती के में जो प्रैक्टिसेज में बदलाव हुए हैं, जैसे पहले ट्रैक्टर से खेती होता था, अब डायरेक्ट बैल से होता था, फिर ट्रैक्टर से, फिर अब चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है। एंड इम्प्रूव्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ एरियाज, और हर जगह का जो हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके का चीज़ें जो होती हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। वेयर स्वाम्स टेंड टू फॉर्म, वैसे एरिया जहाँ पे ये जो टिंडों का समूह होता है, ग्रुप होता है, वहाँ पे ये लोग होते हैं, हैव लेटली अलाउड कंट्रोल मेजर्स, मतलब जहाँ पर मेनली ये स्वाम्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी देर बाद में कंट्रोल यानी पेस्टिसाइड का उपयोग होना शुरू हुआ, टू बी इम्प्लीमेंटेड एट अन अर्लियर स्टेजेज, जो कि काफ़ी समय अर्लियर स्टेज में यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए, ये जो दोनों सेंटेंस ऑप्शन सी और डी, ये हमारा उपाय है, किसी समस्या का सॉल्यूशन है। तो ये जो ऑप्शन बी और सी है ये हमारा क्या है, समस्या है। ठीक है, कि हमारे फसल पे जो है वो लोकस्ट यानी टिड्डे हो रहे हैं और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें देखना है कि पहले बी आएगा कि ए आएगा। तो पहले आपका ऑप्शन बी आएगा। सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्राचीन काल से ही जो है वो लोकस्ट जो है वो प्लेग का कारण बने हुए हैं, और अब इन लोकस्ट के लिए ही आया है स्वाम्स यानी समूह, इन लोकस्ट यानी टिड्डियों का ग्रुप। ठीक है, तो उन्होंने फसल को बर्बाद कर दिया। प्लेग क्यों हुआ है, क्योंकि वो फसल बर्बाद कर रहे हैं और जिसके कारण से भुखमरी हो रही है और लोग पर्याप्त मात्रा में एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो बी के बाद आपका ए आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी में आप देखेंगे कि बी के बाद ए है, उसके बाद डी है, उसके बाद सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, और इसमें बताना है कि कौन सा जो वर्ड है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो इसमें आपका जो वर्ड सीज है ये SEIJD होता है। सीज मतलब होता है किसी चीज को जबरदस्ती छीनना, झपटना, ग्रैब करना। सीज करना यानी अपने कंट्रोल में ले लेना। इरेज का मतलब होता है मिटाना। ड्रेज का मतलब होता है डिग यानी खोदना। नॉर्थ पता ही है, नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका क्लोज टेस्ट आता है, जो क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक जो है उसमें आपको क्लोज टेस्ट दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पैराग्राफ को बिना फिल किए हुए पहले इसको पढ़ेंगे, फिर आपको एक मोटा मोटी आइडिया लगेगा कि ये जो है ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद हम फिल करेंगे। तो आप वीडियो पॉज करेंगे, फिर इसको खुद से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ इसको फिल करना शुरू करेंगे। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं। द डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM scheme has been formulated to dash IT training to 52.5 lakh persons including Anganwadi and ASHA workers and authorized ration dealers in all the states UTs dash the country so that the non-IT literate citizens are dash to become IT literate so as to dash them to actively and effectively participate in the democratic and developmental process and also dash their livelihood। तो ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें पूरे पैराग्राफ को ख़त्म कर दिया गया है, पूरे क्लोज टेस्ट को एक ही सेंटेंस में ख़त्म कर दिया गया है। तो आपको चलिए हम पहले फिलर की बात करते हैं, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे। ये देखिए, इसमें दो स्कीम की बात की जा रही है, एक दिशा है
और एक NDLM है। इन स्कीम को किन लोगों के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें बातें हो रही हैं। ठीक है, तो डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, मतलब एक ही स्कीम है, या तो दिशा या तो डिजिटल साक्षरता अभियान कहें चाहे नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन कहें, एक ही स्कीम है। ठीक है, और दोनों में से किसी एक स्कीम की बात हो रही है। स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, यानी इस स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया, बनाया गया है। टू डैश, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डैश इट ट्रेनिंग टू डैश, इस IT ट्रेनिंग देना है किन लोगों को? 52.5 लाख लोगों को IT ट्रेनिंग देना है। तो किसी को कोई ज्ञान देना, नॉलेज देना, किसी को कोई स्किल प्रदान करना, उसको बोलते हैं इम्पार्ट। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान या नॉलेज प्रदान करना को बोलते हैं इम्पार्ट। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि, किसी को किसी चीज़ का क्रेडिट देना। अटेन मतलब कोई चीज़ रिसीव करना, अचीव करना, प्राप्त करना, कोई सक्सेस। अफर्म का मतलब होता है अपने दावे को दावा करना। ठीक है, समर्थन, अफर्म यानी समर्थन भी देना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा इम्पार्ट, यानी किसी को कोई ज्ञान देना, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन किसी को प्रदान करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है और हम फिर आगे यहाँ से पढ़ते हैं कॉमा के बाद से। इंक्लूडिंग आंगनबाड़ी एंड आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी और आशा जो मेडिकल लाइन में वर्कर्स जो काम करती हैं, जिससे गांव की जो महिलाएं होती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम पे काम करती हैं, वो गांव की जो महिलाएं होती हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो या किसी प्रकार का उनको मेडिकल हेल्प चाहिए होता है, तो आशा वर्कर के थ्रू वो ईजिली उनको मिल जाता है। ठीक है, वही आशा वर्कर होती हैं। एंड ऑथराइज्ड राशन डीलर्स, यानी जो राशन बांटते हैं, जो राशन वाले स्टोर पे राशन बांटने का काम करते हैं, चाहे वो हर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में। डैश द कंट्री सो दैट स्टेट, अमॉन्ग द कंट्री, विद इन द कंट्री, बिटवीन द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। यानी अगर हम पूरे देश की बात करें, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी एक क्रॉस, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक आप जब बात करते हैं, यानी पूरे होल सबको शामिल करती हो, तो हम वहाँ पे बोलते हैं उसको अक्रॉस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अमॉन्ग यानी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में किसी एक का बात होता है। अमॉन्ग होता है विद इन, यानी किसी एक एरिए में, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, उसके अंदर। बिटवीन यानी दो लोगों के बीच जब बात होती है, पर यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आपका सटीक जो होगा वो अक्रॉस होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था कंट्री, इसके बाद देखते हैं। चलिए, सो दैट, ताकि द नॉन IT लिटरेट, यानी लोग जो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, पर उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, सिटीजन्स, वे सिटीजन्स जो लिटरेट है पर बट नॉन IT लिटरेट है, यानी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, आर डैश टू बिकम, उनको क्या करेंगे यहाँ पे इस स्कीम के तहत? उनको ट्रेंड करेंगे। जब किसी पर्टिकुलर स्किल किसी को प्रदान करते हैं, तब उसको ट्रेंड करते हैं। तो सिटीजन्स आर ट्रेंड टू बिकम IT लिटरेट, यानी जो नॉन IT लिटरेट लोग हैं, नागरिक हैं, उनको IT लिटरेट बनाने के लिए उनको ट्रेंड किया जाएगा। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर डी, ट्रेंड। ठीक है, इंक्लूड यानी किसी को शामिल करना, मेड यानी बनाना, ऑर्डर यानी ऑर्डर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 और हम थे यहाँ पे, सिटीजन्स आर ट्रेंड टू बिकम IT लिटरेट सो एज, ताकि टू डैश देम टू एक्टिवली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड ऑल्सो देयर लाइवलीहुड। किस लिए? ताकि, टू इनेबल देम टू एक्टिवली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ताकि वो इफेक्टिवली, प्रभावकारी तरीके से पार्टिसिपेट कर सके हमारे डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और
हमारा जो विकास का ये जो प्रोसेस है, यानी जो हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है, भारत एक विकासशील देश है, तो उसके विकास के मार्ग में ये लोग पार्टिसिपेट कर सके इफ़ेक्टिवली। तो उनको क्या करना है, किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को आप किसी काम को करने के लायक बनाते हो तो उसे आप इनेबल करते हो। क्या करते हो? इनेबल, उस योग्य बनाते हैं। ठीक है, एबल का मतलब योग्य होता है, पर इनेबल माने किसी को एबल बनाना, एबल बनाने की प्रक्रिया को इनेबल बोलते हैं। ठीक है, इनेक्ट यानी किसी कानून को, नियम को लागू करना, रिगार्ड मतलब के संदर्भ में, इफेक्टिवली डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड ऑल्सो डैश देयर लाइवलीहुड, और उनके जीविकोपार्जन को भी सपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या चीज़ आ रही है? एंड ऑल्सो डैश देयर लाइवलीहुड, प्रेजेंट, इन्हेंस, इंगेज, ट्रेन, उनके जीविकोपार्जन को, यानी उनके जीवन को चलाने के लिए, रोटी कपड़ा कमाने के लिए क्या करना होगा? उनके लाइवलीहुड को इन्हेंस करना होगा, इम्प्रूवमेंट लाना होगा, उनको इन्हेंस यानी इम्प्रूव करना होगा, ऑल्सो इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। ठीक है, प्रेजेंट प्रस्तुत करना, इंगेज यानी व्यस्त रखना, ट्रेन मतलब ट्रेन तो नहीं ही होगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।